आदाब नाजरीन, मैं अबू हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं HRK स्टूडियो। एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मौजू है, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अदीबों के मशहूर अक़वाल। उर्दू के अदीबों के मशहूर अक़वाल के हवाले से ये वीडियो आपकी खिदमत में। यहाँ पे हम सादत हसन मंटू, हाली, हसन अस्करी, मेहदी अफादी, सरदार जाफरी, मौलवी अब्दुल हक, मोहम्मद हुसैन और दीगर कलीमुद्दीन अहमद और दूसरे शख्सियत के हवाले से उनके मशहूर कोटेशन, उनके मशहूर अक़वाल जो उर्दू अदब में मशहूर हैं, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को। पहला मेहदी अफादी का पहला ये कौल यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने उर्दू को इंशा परदाजी के दर्जे पर जिसने पहुँचाया वो आज़ाद और सिर्फ आज़ाद हैं, ये कहना है मेहदी अफादी का। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में कह रहे हैं, उनकी इंशा परदाजी, उनके उर्दू नस्र के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने उर्दू की खिदमत की उसके हवाले से उन्हें कह रहे हैं। मेहदी अफादी एक खुद इंशा परदाज के तौर पे जाने जाते हैं। ये शिबली नोमानी के बहुत बड़े फ़ैन थे। शिबली नोमानी के ये बहुत बड़े फ़ैन थे। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद के भी ये फ़ैन थे। अबुल कलाम आज़ाद आप जानते हैं कि उनकी तहरीर बहुत अच्छी थी, उर्दू नस्र उनके बहुत अच्छे लिखते थे, उसलूब उनका बहुत बेहतरीन था। शिबली नोमानी भी इसी तरह से। तो मेहदी अफादी शिबली नोमानी के उसलूब से बहुत पसंद करते थे। और इसके अलावा शिबली नोमानी ने भी मेहदी अफादी की तारीफ़ की है उनके नस्र के हवाले से। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद ने भी इनके नस्र की तारीफ़ की। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी तसानीफ जो हैं, जो मशहूर है, जिसकी वजह से ये उर्दू दुनिया में जाने जाते हैं। तो इनकी एक किताब है। हाँ, ये बताते चले कि इनकी पैदाइश 1870 में हुई थी और 1892 में इनका इंतकाल हो गया था। ये दोनों, इनकी पैदाइश और इनके वफ़ात के बारे में इनके बारे में इख्तिलाफ है। तो हम इन चीज़ों पे इतना जान लेते हैं कि 1870 से 1892। जाहिर सी बात है, इस तरह के सवाल ज़्यादा इनके हवाले से आते नहीं। अगर इनके बारे में क्वेश्चन भी आएंगे तो आप इनके जो तसनीफ़ात हैं उनके हवाले से मैं तसनीफ़ात यहाँ पे बयान कर देता हूँ। हम यहाँ पे एक जो कोशिश करते हैं ताकि मल्टी डायमेंशनल तरह की आपकी पढ़ाई हो सके और एक स्टैंडर्ड टाइप की पढ़ाई हो सके, रिवीजन के टाइप की पढ़ाई हो सके, ताकि हम अगर किसी चीज़ को देखें तो उसके बारे में 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। इनकी एक किताब है मकातिब मेहदी, इसके अलावा अफादाते मेहदी, इसके अलावा सहीफ़े मोहब्बत। इनके जो इन पे बुक लिखी गई है, ये इनके खुतूत के मजमूए हैं जो मेहदी बेगम ने तरतीब दिए हैं। और ये इन मकातिब मेहदी में वो खतूत है जो इन्होंने अपने रफ़्क़ा, अपने रफ़ीक को, अपने दोस्तों और साथियों को लिखा था। सहीफ़े मोहब्बत में वो खतूत है जो इन्होंने अपनी रफ़ीक़ हयात के लिए लिखा था। ये सारी चीज़ें आप मेहदी अफादी के हवाले से याद रखते हैं। इनका ये कौल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से इन्होंने बयान किया है। हम आज़ाद के बारे में अभी निचले और स्लाइड में आपको जो और स्लाइड आने वाली हैं उसमें आज़ाद के बारे में हम डिटेल से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। दूसरा इत्तेफाक से एक कौल आज़ाद का है और हम उन पे अभी डिटेल में गुफ्तगू कर लेंगे। इनके बारे में थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा है तसव्वुफ़, जैसा इन्होंने कहा, इन्होंने मुराद मीर के बारे में ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा उर्दू में आज तक किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात ये जो कहते हैं वो मीर के बारे में, मीर वासोख्त के मूजिद हैं। ये 2 कोटेशन आज़ाद के हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। किसी तरफ से भी कहीं पे भी सवाल ये आपको आ सकते हैं। यहाँ पे मैं मीर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। वासोख्त एक ऐसी नज़म होती है जिसमें शायर अपने महबूब से गुस्सा होता है और उसकी बेवफाई का जिक्र इसमें करता है, तो वो उस नज़म को वासोख्त कहते हैं। आज़ाद के बारे में जान लें। आज़ाद अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए थे। इन्होंने उर्दू नस्र के हवाले से इनकी बड़ी खिदमत हैं। इन्हें शमसुल उलमा का खिताब मिला था। शमसुल उलमा का खिताब इन्हें 1888 में शमसुल उलमा का खिताब मिला था। इसके अलावा जो इनकी कुछ तसानीफ जान लेते हैं, जैसे कि नए रंगे
ख़याल इन्होंने लिखा। इसमें मज़ामीन को इकट्ठा किया और बहुत ही अच्छे मज़ामीन हैं। मैं इन पे एक अच्छा सा एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। इसके अलावा एक इनकी जो बुक है वो है सुखनदान फ़ारिस। इसमें फ़ारसी के बारे में, फ़ारसी शोरा और फ़ारसी के हवाले से इनकी जो सबसे उर्दू अदब में जो सबसे मशहूर किताब है वो है आबे हयात। आबे हयात इन्होंने लिखी है 1880 में। तो इस तरह से ये सारी 3-4 चीज़ें आप आज़ाद के हवाले से याद रख सकते हैं कि 1888 में उन्हें शमसुल उलमा का खिताब मिला। नए रंगे ख्याल इनके मज़ामीन इनमें इकट्ठा किए हैं और उनमें बहुत अच्छे अच्छे मज़ामीन हैं। आप जब इसके बारे में हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे तो उन सारी चीज़ों को आपके सामने बयान करेंगे। सुखनदान फ़ारिस फ़ारसी के बारे में लिखा और आब हयात जो इनकी उर्दू नस्र में बेहतरीन और एक जामी किताब है, हमारे सामने 1880 में लिखे गए हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा कौल। यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये कौल है। उन्होंने ज़काउल्ला के बारे में कहा, ज़काउल्ला का दिमाग एक बनिए की दुकान है जिसमें हर किस्म की जिन्स मौजूद रहती है। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है जो उन्होंने ज़काउल्ला के बारे में कहा है। ज़काउल्ला ये थे अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए थे और उस दौर में इन्होंने सबसे ज़्यादा तसानीफ इन्हीं की हैं और जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके बारे में कहते हैं कि कुछ भी किसी भी वो किसी तरह की चीज़ें जैसा उनकी सलाहियत थी वो लिख देते। आइए अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में जान लेते हैं। ये कौन है कि ये भी अलीगढ़ तहरीक से जुड़े हुए थे। इनकी पैदाइश 1854 में और इनका इंतकाल हुआ है 1914 में। ये पानीपत में पैदा हुए थे और ये पानीपत में इनकी पैदाइश हुई थी। इसके अलावा आइए इनके बारे में हम जब इनके शख्सियत पे गुफ्तगू करेंगे तो डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे हम इनकी तसनीफ़ात के बारे में जान लेते हैं ताकि रिवीजन के तौर पे हमें सारी चीज़ें आपके जहन में हो सके। तो एक बात यह, जैसे कि हमने बताया कि आज़ाद को शमसुल उलमा का खिताब मिला था वो 1888 में, तो शिबली को शमसुल उलमा का खिताब जो मिला था वो 1904 में शमसुल उलमा का खिताब मिला था 1904 में। आपको पता है हो सकते हैं इंग्लिश गवर्नमेंट थी जिन्होंने उसे इस खिताब से नवाजा था। इन्होंने जो उर्दू अदब में इनकी खिदमात हैं वो तनकीद के हवाले से बहुत जानी जाती हैं। इन्होंने लिखा है मुक़द्दमा शेर व शायरी, इसके अलावा यादगार गालिब, इसके अलावा हयात जावेद ये सर सैयद के ऊपर लिखी हुई किताब है और यादगार गालिब है वो गालिब के बारे में लिखा है। तो आप अगर सन याद करना चाहते हैं तो मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 में लिखी गई। यादगार गालिब का जो है वो 1897, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1897 और हयात जावेद ये है 1893। तो इनके दो बुक जो है मुक़द्दमा शेर शायरी हयात जावेद 1893 में और यादगार गालिब 1897 में। अगर आपको सीरियल वाइज भी याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं मुक़द्दमा शेर शायरी हयात जावेद और यादगार गालिब। ये सारी चीज़ें जो है कुछ इंपॉर्टेंट के तौर पे हमने याद कर ली। इसके अलावा आइए देखते हैं दूसरे कोटेशन के बारे में। यहाँ पे काज़ी अब्दुल गफ्फार का एक कोटेशन है। हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल के आतिश खाने से जो चिंगारियां निकल रही हैं उनमें एक बहुत रोशन चिंगारी मजरूह की है। मजरूह सुल्तानपुरी जानते हैं आप, तरक्की पसंद शायरी से इनका ताल्लुक़ था और उसके बाद इन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मजरूह सुल्तानपुरी इनके शायरी फिल्मों में भी आप देख सकते हैं। ये कोटेशन इनके हवाले से आप याद रख सकते हैं ये कोटेशन के तौर पे। आइए काज़ी अब्दुल गफ्फार के बारे में जान लेते हैं। ये कौन है और किस तरह की शख्सियत है। काज़ी अब्दुल गफ्फार ये मुरादाबाद के रहने वाले थे। इन्होंने इनके जो तसानीफ़ हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लैला के खुतूत, मजनू की डायरी, ये इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। इसके अलावा अखबार में भी इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने हमदर्द जो
हमदर्द हमदर्द ये मोहम्मद अली मोहम्मद अली जौहर का ये रिसाला था, अखबार था जिसमें इन्होंने काम किया। और बाद में यहाँ से फिर ये जब हैदराबाद चले जाते हैं तो अपना एक अखबार निकालते हैं जो प्याम के नाम से मशहूर हुआ। आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आइए अब दूसरे कोटेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे फिराक के बारे में, फिराक ने जो एक कोटेशन का है वो बहुत ही मशहूर है। नए शायरों में सबसे घाटिल आवाज़ अख्तरुल ईमान की है, फिराक ने तबसरा गर्द आपका करते हुए कहा है। तो अख्तरुल ईमान तरक्की पसंद शायरी के एक मशहूर शायर और उभरते हुए नौजवान शायर थे। फिराक ने उनके बारे में ये कहा है, अख्तरुल ईमान का मजमुआ ये एक गर्दाब है। इनके अलावा इनकी एक नज़म है, एक सवाल खाको खून, अख्तरुल ईमान से जुड़ी हुई है। तारीख सैयारा इनकी मशहूर नज़में। ये 3 नज़में आप यहाँ पे याद कर सकते हैं और ये जान सकते हैं तरक्की पसंद के हवाले से। जब हम तरक्की पसंद के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में डिटेल से गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही जान लीजिए, रिवीजन के तौर पे आप इन सारी चीज़ों को जान। टैगोरपुरी भी बहुत अहम शख्सियत है। इनकी पैदाइश 1896 में हुई थी और 1983 में इनका इंतकाल 1896, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1896 1983 में ये इनकी पैदाइश है और ये इनका इंतकाल की डेट है। ये इनकी जो नज़में हैं, इन्होंने नज़में लिखी हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो मशहूर नज़में, जैसे आप याद करते हैं शाहनामाए आदम। इसके अलावा इनके और नज़्म के तौर पे आप देख सकते हैं धरती की करवट। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि रिवीजन के तौर पे आप इसे याद कर सकते हैं और जब इस तरह के सवाल आते रहते हैं तो आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक नज़म इनकी है शाम अयादत। यहाँ पे है मंटू का मशहूर कौल है, इस्तेमालियत ने रूसी औरत को उसकी सदियों की गुलामी से रिहा कर दिया। मंटू ने अपने एक मजमून सुर्ख गुलाब में ऐसा लिखा है। ये सुर्ख गुलाब मंटू का मजमून है। उसमें इन्होंने रूस के बारे में जो इस्तेमालियत हुई थी और वहाँ पे जिस तरह से पासा पलटा था, उसके बाद वहाँ पे जो औरतों को आज़ादी मिलेगी और इस तरह के, तो उस पर अपना ख्याल जाहिर करते थे। क्योंकि मंटू का भी ताल्लुक शुरू में तरक्की पसंद तहरीक से था और इस से वो जुड़े हुए थे। बाद में इन्होंने अपना अंदाज बयान इख्तियार किया तो तरक्की पसंदों ने इन्हें बाद में निकाल दिया गया था। मंटू वो शख्सियत है। मंटू के बारे में आइए थोड़ा सा, ये जो कोटेशन मैं बता रहा हूँ, कोटेशन ज़्यादा इस तरह के, ज़्यादा ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि जिनके बारे में समझा सकूँ, ये आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वजह से मैं जो शख्सियत आ रही है उनके बारे में चंद चीज़ें बताते रहूँ ताकि आप रिविज़न के तौर पर उनके याद कर सकते हैं। मंटू की जो पैदाइश है वो 1912 में हुई है और 1955 में इनका इंतकाल हो गया था। ये लुधियाना में पैदा हुए और लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था। इसके अलावा ये आप बहुत ही मशहूर अफसाने निगार हैं। इनकी एक अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी मंटू के नाम से, जो जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इनके जो बहुत सारे अफसाने थे उस पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा था, जिसमें ठंडा गोश्त, बू, खोल दो, मोज़ेल, ये इनके अफसाने जो मशहूर हैं और जिन पे फांसी का इल्ज़ाम लगा था और वो बार बार 2-3 मरतबा जेल गए थे और इससे इनको बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन उन्होंने अपने ये तरीके को जारी रखा और इन्होंने इस तरह के अफसाने को लिखने में कभी और इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा और अपने जो नज़रिया था उसको इन्होंने अपनी शायरी, अपने कलाम के ज़रिए, अपने अफसाने के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया। उनका एक कोटेशन, मशहूर कोटेशन है कि अगर समाज मेरी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये है कि समाज ही गलत है, क्योंकि मैं वही लिखता हूँ जो समाज के अंदर पाया जाता है। आइए इसके अलावा अब दूसरे कोटेशन के ऊपर, यहाँ पे सज्जाद अंसारी ने अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा है कि आज़ाद के मज़ामीन को नफ़ख़ुस सौर के तौर से ताबीर किया। नफ़ख़ुस सौर का मतलब आवाज़ से होता है, एक ऐसी आवाज़ जो ये क़यामत के लिए मशहूर है कि
इसराफील ये क़यामत की निशानी में से एक है। जब वो होगी तो ये इस तरह की आवाज़ आएगी, नफ़ख़ुस्सूर के तौर पे आवाज़ आएगी, और उसके बाद जैसे पहली बार होगा तो तमाम दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, दूसरे बार में मुर्दा ज़िंदा हो जाएंगे उसी आवाज़ से। तो ये इस तरह की आवाज़ है कि इनके आज़ाद के जो मज़ामीन है ये यहाँ पे हिंदुस्तान में, और लोगों को जो मुस्लिम समाज जिस तरह से परेशानी में और सियासी तरह से परेशान था हिंदुस्तान में, तो वहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी एक मज़ामीन से और अपने किरदार से लोगों को जगाने की कोशिश की, और दुनिया के और ज़माने के हिसाब से चलने के लिए उन्हें उकसाया और उन्हें बताया, और हर तरह से उन्हें कहा जाए तो रोशनास कराने की कोशिश की थी। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा गया था। तो नफ़ख़ुस्सूर के बारे में आप ये जान सकते हैं। अबुल कलाम आज़ाद ने खुद को हिंदुस्तान की इस्लामी तहरीक का दाई और सियासी मसलक में इनकलाब बर्पा करने वाला शख्स करार दिया है। ये अबुल कलाम आज़ाद का खुद का कौल है, और उन्होंने अपने बारे में ये कहा है, अपने किरदार के बारे में, अपनी रहनुमाई के बारे में, कि वो जो इस्लामी तहरीक का दाई है, वो एक दाई के तौर पे और सियासी मसलक में इनकलाब बर्पा करने वाला शख्स है। सियासी मसलक है अगर सियासत के बारे में, तो वहाँ पे इन्होंने आपको पता ही होगा कि अबुल कलाम आज़ाद ऐसी इकलौती शख्सियत है जो हिंदुस्तान में, जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, एक तहजीब जाने वाली थी, दूसरी तहजीब आने वाली थी, की हुकूमत आने वाली थी, तो वहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद ही एक ऐसे शख्स थे जो मुसलमानों के रहनुमा के तौर पे आए थे, और उन्होंने हिंदुस्तान के ही में रहकर हिंदुस्तान की सियासत करने के लिए लोगों को बताया था। इनके अलावा दूसरी शख्सियत थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जो बाद में सियासी खलफिशार का शिकार होते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान का इनकाद होता है और बंटवारा हो जाता है। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद वो थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बात की। तो अबुल कलाम आज़ाद मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए, इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। अगर इनके बारे में जान ले तो ये 1888 में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1958 में इनका इंतकाल हो गया था। ये 1888 एक वही डेट है जब मैंने ऊपर जैसे बताया था, आज़ाद को शमसुल उलमा का खिताब मिला था 1888 में। ये चीज़ आप याद रखें। इसके अलावा दीवाने ज़ौक़ भी आज़ाद ने 1888 में लिखा था। 1988 अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक चीज़ और बता दें कि आप जान सके कि ये दो मरतबा जेल गए थे। पहला 1915 में रांची, और दूसरी मर्तबा 1920 के करीब ये गुजरात में, जब ये गुजरात में थे, यहाँ पे उस जेल का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस जेल का अहमदनगर जेल, हाँ, अहमदनगर जेल में इनका, तो 2 बार ये याद रख सकते। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद के हल से अल-बलाग 1912 और अल-हिलाल 1915 ये शुरुआत हुई थी। बाद में अल-हिलाल बंद हो गया था, जब वो जेल गए थे। उसके अल-बलाग बंद हो गया था, उसके बाद अल-हिलाल उन्होंने जारी किया था तो 1915 में, और ये जो उनका अखबार था वो मुकम्मल तौर पर 1927 में पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके अलावा एक कोटेशन यहाँ पे मैं इसे रेस कर देता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें आसानी से। यहाँ पे एक नया कोटेशन के तौर पे जो आने वाला है, ये देखिए, यहाँ पे आले अहमद सरूर ने गुबार खातिर को मज़ामीन का मजमुआ करार दिया गया है, क्योंकि ये जो गुबार खातिर था ये अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन का मजमुआ है। जब वो जेल में थे, अहमदनगर जेल में थे, तो उन्होंने लिखा था हबीबुर्रहमान शेरवानी को लिखे गए खुतूत का मजमुआ था। उसको आले अहमद सरूर ने मज़ामीन का मजमुआ करार दिया गया। आले अहमद सरूर सरसैयद तारिक से ये भी जुड़े हुए थे, और उर्दू नस्र के हवाले से इनकी एक बड़ी शख्सियत है। ये एक नक़ाद के तौर पे जाने जाते हैं। इनके यहाँ पे मैं एक इनकी पैदाइश 1912 की है, और 1912 की है, और 2002 में इनका इंतकाल हुआ। इनसे की जो मशहूर तसनीफ़ है वो
बसीरत तक। इसके अलावा और भी दिगर इनकी तसनीफ़ है। जब हम इनके बारे में शख्सियत पे गुफ्तगू करेंगे तो हम वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक नया कोटेशन के तौर पे यहाँ पे असर लखनवी कहते हैं कि ज़िंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जिसकी मुसव्वरी मीर ने बेहतरीन अल्फाज में और मुअत्तिर तरीन पैराए में न की हो। इनके अशआर सहले मुमतना हैं। ये असर लखनवी का कोटेशन है मीर के बारे में। मीर की शायरी और उनकी सलाहियत के हवाले से ये उनकी तारीफ करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। मीर तकी मीर के बारे में आप जान सकते हैं कि मीर तकी मीर 1722 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1810 में इनका लखनऊ में इंतकाल हो गया था। आगरा में पैदा हुए थे। जब हम मीर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे तो वहाँ पे उनकी शख्सियत पे तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि मीर ने 1775 में निकातुश्शोरा लिखा था। ये तज़किरा है, उर्दू में लिखा हुआ ये तज़किरा, उर्दू शोरा पर लिखा हुआ ये तज़किरा है। उर्दू शोरा पर लिखा हुआ ये तज़किरा है और इसमें ऐसा बताया जाता है कि इसके खिलाफ में एक लिखा था गर्देजी ने एक तज़किरा लिखा था। उनका गर्देजी का तज़किरा है, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं उसे आपको जब याद आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। गर्देजी ने तज़किरा रेख्ता गोया, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, तज़किरा रेख्ता गोया। ये गर्देजी का है जो निकातुश्शोरा के जवाब में लिखा गया था। ये इस वजह से ऐसा हुआ। यहाँ पे एक डिटेल है कि यहाँ पे जो एक शायर थे उसके बारे में मीर उनकी सलाहियत को कबूल नहीं करते थे और उनके सिर्फ दो अशआर ही मिसाल के तौर पर दिया था। तो गर्देजी ने इसमें ऐसा किया है कि जिसके बारे में दो अशआर यहाँ पे पेश किए थे उसको पूरा 3-4 सफ़ात में गर्देजी ने बयान किया और मीर को यहाँ पे सिर्फ 2 अशआर में ही मीर को बताकर और सरसरी तौर पे बता के उनके बारे में चले गए। इस तस्करे के बारे में इतना। आइए देखते हैं अगला कॉल। दोज़खी पूरे तरक्की पसंद अदबी सरमाए में एक लाजवाब तख्लीक की हैसियत रखता है। दोज़खी एक अफसाना है, शायद ये इस्मत चुगताई का है। ये मुझे पूरी तरह से मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी इसको सही कर सकूँ। मुझे लग रहा है ये चुगताई का। हसन अस्करी ने इनके बारे में कहा है। हसन अस्करी एक मशहूर शख्सियत है। ये भी एक तनकीद से इनका ताल्लुक़ है। इनके 2 तसानीफ़ जो हैं वो उर्दू अदब में मशहूर है। एक है इंसान और आदमी और दूसरी है सितारा और बागबान। ये 2 चीज़ें इनके हवाले से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब्दुल अलीम का कोटेशन है, जब तक जग बीती आप बीती ना हो जाए उस वक्त तक ऐसा अदब पैदा नहीं हो सकता जिसमें खुलूस हो। अदब के बारे में, अदब की अहमियत के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जग बीती यानी कि दुनिया की मुसीबतें, दुनिया पे जो मुसीबत टूटती है वो सारी दुनिया की परेशानी आप बीती मतलब जो अपने ऊपर बीती है, अपनी परेशानी। जब तक दुनिया की परेशानी को अपनी परेशानी शायर अदीब ना समझे और नहीं समझा उसके बाद वो लिख रहा तो उसमें खुलूस नहीं होगा। अगर वो इनको जग बीती को, दुनिया के प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझता है तब ये उसमें खुलूस आता है। यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि शायर को दूसरों की दुनिया की मुसीबतों को समझना चाहिए और उसके बाद शायरी करे। तो वो शायरी, अफसाना या अपने कलाम जो कुछ भी कह रहा हो उसमें कह रहा हो तो उस तरह के अदब एक खालिस अदब होता है और उसमें खुलूस होता है। ये है सरदार जाफरी का कोटेशन। सरदार जाफरी तरक्की पसंद, ये भी तरक्की पसंद तहरीक के अहम रुकन है। इनका कौल है, कदीम यूनानियों ने कहा था कि सिर्फ देवता, यहाँ पे अलिफ छूट गया है मैं बढ़ा देता हूँ, देवता और शायर तख्लीक करते हैं। आज हमें ये कहना है कि सिर्फ मजदूर मतलब अवाम, शायर मतलब अदीब व फनकार तख्लीक करते हैं।
क्योंकि ये तरक्की पसंद से ज़्यादा मुतासिर थे। उनका सारा कलाम इसी तरह का मिलेगा, उनकी सारी तख्लीक इसी तरह की मिलेगी। इस वजह से यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक में मजदूरों और गरीबों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और हुकूमत और उमरा के ख़िलाफ़ यहाँ पे बगावत के तेवर थे उनके नज़रिए की वजह से। इस वजह से यहाँ पे ये कौल कहा है, और बहुत ही अहम कौल है, आप इसे याद रख सकते हैं, कहीं भी आपको पूछा जा सकता है। सरदार जाफरी सरदार जाफरी बाद में नज़म लिखने लगे थे। नज़म पहले सरदार जाफरी एक अफसाना निगार के तौर पर अफसाना निगार के तौर पर उर्दू अदब में दाखिल हुए थे। इनके अफसानों का पहले ये अफसाना निगार थे, बाद में ये शायरी करने लगे थे। इनके अफसाना शुरू में इनका एक मजमुआ भी है जिसे मंजिल इनका एक अफसानवी मजमुआ। इसके अलावा इन्होंने जब शायरी शुरू की तो इनका पहला शायरी में जो मजमुआ है वो है परवाज़। आप इसे याद रख सकते हैं। इनकी अगर मशहूर नज़मों के बारे में आप जो अहम नज़्म है वो आप याद करना चाहें तो नई दुनिया को सलाम। इसके अलावा अवध के ऊपर, क्योंकि ये उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे, इनका जो ये थे गोंडा के थे। गोंडा ये यूपी में पड़ता है गोंडा। तो मैं बता रहा था यहाँ पे दूसरी इनकी जो है ये अवध की शाम अवध, इनकी जो वो है अवध की, हाँ अवध की खाके ज़मीन, ऐसे करके इनकी एक नज़म है। तो ये सारी चीज़ें आप सरदार जाफरी के हवाले से याद रख सकते हैं कि ये सारे तरक्की पसंद थे, गोंडा से ताल्लुक़ रखते थे। गोंडा यूपी में पड़ता है। अफसाने निगार, ये पहले अफसाने निगार के तौर पे अफसाना लिखते थे, और इनका अफसाना का मजमुआ मंजिल है। बाद में इन्होंने जब तरक्की पसंद में आए तो शायरी करने लगे, और इनका यहाँ पे पहला मजमुआ जो है वो परवाज़ के तौर पे है। नई दुनिया को सलाम, अवध की खाके ज़मीं, और इस तरह की दूसरी मशहूर नज़में आपको इनके हवाले से मिल जाएगी। आइए अब देख रहे हैं दूसरे कोटेशन के बारे में। यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक के बारे में एक कोटेशन है। मौलवी अब्दुल हक जो कि मुहक्किक के तौर पे जाने जाते हैं, नक़ाद, ये बहुत बुलंद अदीब थे। उनका कहना मीर के बारे में लिखते हुए कहते हैं, उन मतलब मीर का हर शेर एक आंसू है और हर मिसरा खून की एक बूंद है। यानी कि मीर की जो शायरी है, मीर की जो शायरी का जो अंदाज है, उन्होंने दर्द को बयान किया, और दर्द इसी वजह से यहाँ पे उनके यहाँ दर्द बहुत मिलता है, इसी वजह से आंसू का यहाँ पे इस्तेमाल किया। आंसू भी एक अलामत है दर्द की, परेशानी की। खून भी जो एग्जेजुरेशन है, यहाँ पे खून उस वक्त आता है जब परेशानी बहुत बढ़ जाती है, यानी किसी का मर्डर हुआ, किसी का कत्ल हुआ, या फिर किसी जिस्म के फंक्शन में किसी अज़ू का इतना ज़्यादा उसके अंदर डैमेज हुआ हो कि खून आ जाता हो, तो इस वजह से इस्तेमाल किया। तो खून और आंसू से मिला के आप उनकी शायरी के बारे में समझ सकते हैं कि मौलवी अब्दुल हक ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी शायरी दर्द से भरी पड़ी। इसके अलावा दूसरा कौल भी है, उन्होंने कहा उन्होंने सोच के साथ जो नगमा छेड़ा है उसकी मिसाल दुनिया उर्दू में नहीं मिलती। सोच, शेर शायरी में सोच का बहुत इस्तेमाल होता है। ये सोच मतलब लय को बोलते हैं, एक जो रिदम होता है उसके, तो वो जो इनके शायरी में जो मिलती है, जो लय है, आसानी है, वो नगमा जिस तरह से वो दुनिया उर्दू में नहीं मिलती। यानी कि उसके बारे में ये इकलौते हैं, यकता हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं मौलवी अब्दुल हक मुहक्किक। मौलवी अब्दुल हक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लें। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 के करीब हुई थी, और 1961 में इनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ था। बाद में इन्हें हिंदुस्तान में लाकर इन्हें दफन किया गया था। यहाँ पे अगर मैं करेक्ट ना हूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है कि इनका जो मैंने पढ़ा है को हिंदुस्तान में लाकर ही दफन किया गया था। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, अगर जानना चाहे तो इन्होंने क्या क्या किया है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो निकातुश शोरा, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था, ये मीर का तस्करा है, और 1775 में मीर ने लिखा था, इसको इन्होंने मुरत्तब किया। इसके अलावा तस्करा रेख्ता गोया जो मैंने बताया कि गर्देजी का ये तस्करा है, जो मीर के निकातुश शोरा के जवाब में उन्होंने लिखा था। ये भी 1775 का है, इसको भी इन्होंने मुरत्तब किया था।
اس کے علاوہ ایک اور چیزیں آپ جان لیتے ہیں، جیسے کہ رانی کیتکی کی کہانی یہ انشاء اللہ خان انشا کی تصنیف ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے، اور ایک علاوہ تذکرہ ہندی کو بھی انہوں نے ترتیب دیا۔ یہ محقق تھے اور نئی نئی چیزیں جو اردو ادب میں ہوئی ہیں اور پرانے دور میں جو چیز لکھی گئی تھی جو منظر عام پہ نہیں تھی ان کی کھوج کیا اور ان کو نکالا ہے۔ تو مولوی عبدالحق کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کہ 1870 میں پیدا ہوئے، 1961 میں ان کا انتقال ہو گیا، نکات الشورى، تذکرہ ریختہ گویاں، تذکرہ ہندی، رانی کیت کی کہانی، اس کے علاوہ بھی دیگر ساری چیزیں عبدالحق سے، مولوی عبدالحق کے حوالے سے مشہور سے ہے، اور انہوں نے بہت اردو ادب کی خدمت کی۔ ہم جب ان کے بارے شخصیت پہ جب گفتگو کریں گے تو ہم وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں ضرور بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور ہے کہ مولوی عبدالحق کا ہی قول ہے، اور یہ قول پھر سے میر کے بارے میں، میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں، ان کے کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعرائے اردو کے سرتاج ہیں، یعنی کہ بادشاہ ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، بہت بلند ہے، اور ان کا مقابلہ فارسی کے مشہور اور بڑے شاعر شیخ شادی سے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس طرح کے محقق جو ایک مانے جانے اردو ادب میں محقق ہیں وہ میر کے بارے میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات۔ مولوی عبدالحق کے حوالے سے میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتا دیا، 1870 میں پیدا ہوئے تھے، 1961 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے علاوہ تذکرہ ریختہ گویاں، نکات الشورى اور رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ انہوں نے بیان کا انہوں نے مرتب کیا ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے یہ یوپی میں یہ پیدا ہوئے تھے اور لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ رشید احمد صدیقی کا کوٹیشن ہے، غزل شاعری کی آبرو ہے اور میر غزل کے بادشاہ ہیں۔ پھر سے رشید احمد صدیقی نے میر کے حوالے سے کہا ہے کہ غزل شاعری کی آبرو ہے، اگر غزل نہ ہو تو شاعری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس لیے غزل کی امپورٹنٹ پہ، غزل کی اہمیت پہ کو بتاتے ہوئے یہاں پہ بتایا ہے کہ غزل کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ شاعری کی آبرو ہے۔ آبرو بہت بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، اگر اس کی آبرو چلی جائے، عزت چلی جائے تو پھر وہ انسان مردہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے غزل کو شاعری سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور جب غزل شاعری کی عزت ہے تو پھر میر غزل کے بادشاہ ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ شاعری ہے تو غزل ہے، اور اگر غزل ہے تو اس کا بادشاہ صرف میر ہے۔ یہاں پہ یہ چیزیں مولوی عبدالحق کے دو کوٹیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے رشید احمد صدیقی کا تعلق بھی علی گڑھ تحریک سے ہی ہے۔ رشید احمد صدیقی اور علی گڑھ میں انہوں نے اپنی پڑھائی کی، اور علی گڑھ کے حوالے سے ان کے کوٹیشن بھی بہت، ان کی انشا پردازی بہت اچھی تھی، خاکہ وغیرہ انہوں نے بہت مشہور خاکے لکھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں جب ڈیٹیل میں ہوگا گفتگو کریں گے شخصیت کے بارے میں تو وہاں پہ بتائیں۔ یہاں پہ ایک چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ رشید احمد صدیقی کی پیدائش آپ جان لیں کہ 1894 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 1977 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے جو مضامین ہیں، مضامین رشید، گنج ہائے گرا مایا، 1 2 اور یہ 3، آشفتہ بیانی میری، آشفتہ بیانی میری۔ اس کے علاوہ ان کے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں ان ساری چیزوں میں، جیسے ان کا ایک مشہور وہ کیا بولتے ہیں مضمون ہے ذاکر صاحب، انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے ہیں، ان کی جب تفصیل سے گفتگو ہو وہاں پہ ساری چیزوں کو بیان کیا۔ یہاں پہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں مضامین رشید، گنج ہائے گرا مایا، آشفتہ بیانی میری، ذاکر صاحب ان کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 1894 میں ان کی پیدائش اور 1977 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں پہ آئیے ایک اور کوٹیشن، یہ کلیم الدین احمد کا کوٹیشن ہے۔ کلیم الدین احمد، ان کی تنقید میں بھی تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے۔ پھر یہاں پہ انہوں نے کہا ہے مولوی عبدالحق کے بارے میں، مولوی عبدالحق کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی تنقید میں بھی تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر مولوی عبدالحق ایک
محقق ہی تھے। جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر میں بتایا تھا، یو پی میں یہ پیدا ہوئے تھے، لاہور میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور 1870 کی پیدائش ہے، 1961 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو میں نے بتائی تھی وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ محقق یعنی کہ جس طرح سے تنقید یہ کرتے ہیں اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ تحقیق کریں، یعنی کہ نئی چیز لا رہے ہیں، نئے نئے گڑے مردے کو اکھاڑتے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں یہ اردو دنیا کو دیتے۔ کلیم الدین احمد بہت بڑے نقاد ہیں اردو ادب میں، یہ پٹنہ میں پیدا ہوئے، بہار سے ان کا تعلق ہے۔ یہ انہوں نے فورن میں جا کے پڑھائی کی تھی، اور وہاں سے آ کے ویسٹرن جو ہوتا ہے ویسٹرن کریٹک یعنی کہ ویسٹرن کریٹک مطلب وہ جو مغربی تنقید تھی اس سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ وہیں سے پڑھا تھا، اور اس کے حوالے سے اردو ادب میں جو تنقید ہو رہی تھی، جو ادیب تھے اور جس طرح کے کلام لکھے جا رہے تھے، اس سے یہ بہت ناخوش تھے اور اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اردو ادب کے حوالے سے۔ آئیے تھوڑی سی چیزیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1908 کی ہے، اور ان کا انتقال 1983 میں ہوا تھا۔ ان کے جو مشہور تصانیف ہیں وہ اردو تنقید، اردو شاعری پر ایک نظر، یہ ایک نظر دو نظر کر کے انہوں نے بہت لکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے اردو تنقید پر ایک نظر۔ اس کے علاوہ ان کے جو ایک اور تصنیف ہے وہ فن داستان گوئی۔ یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ کو آج کوٹیشن کے حوالے سے بتائی۔ یہ اتنا ڈیٹیل میں اس وجہ سے ہو گیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ملٹی ڈائمینشنل ایک ایسی پڑھائی ہو جس سے آپ اگر کسی ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دوسری ساری چیزیں بھی اس حوالے سے پتہ ہونی چاہیے۔ اس سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہوتا ہے، ہم دماغ کو بہت کم یوز کرتے ہیں، جس وجہ سے ہم کچھ ہی چیزوں کو سوچ پاتے ہیں، اور اس طرح سے پڑھائی کرنے میں آپ کا دماغ پوری طرح سے اوپن ہوتا ہے کہ اچانک سے کون سے چیزیں پوچھ لی جائے اور کس طرح سے، تو آپ کو ایک ریویژن بھی ہو جائے گا، آپ کو جانکاری بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کو صرف کوٹیشن یاد نہ ہو، کوٹیشن کے ساتھ جن ادیبوں نے جو کچھ کہا ہے ان کے بارے میں بھی ذکر ہو، کوٹیشن کی بھی تفصیل ہو، اور ان ساری چیزوں کو ہم سمجھ سکیں اور ایک اچھے طرح سے تیاری کر سکیں۔ اگر محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی علم پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹ دیں، آپ اگر یہ اچھا لگا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور اگر اچھا نہیں لگا تو بھی آپ ہمیں بتائیے کہ کون سی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگی، تاکہ ہم اس میں امپروومنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے امتحان کی تیاری اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ اپنا جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے اس میں جلدی کامیاب ہو، اور ایک اچھے روشن مستقبل کے ساتھ اپنی سوسائٹی، اپنے قوم اور اپنے کنٹری کی خدمت کرے۔ اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔